नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का जो सेट प्रैक्टिस आप देख रहे थे उसका चौथा क्लास। क्लास के अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे समझ में आ सके। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो है वहाँ पे जो भी पेड कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा बिहार एसएससी स्पेशल बैच, जिसके अंदर आपको तैयारी कंप्लीट बिहार एसएससी का, चाहे सीजीएल हो या 10th लेवल हो या परिचारी हो, बिहार एसआई का तैयारी हो जाएगा, बीपीएससी एईडीओ का, और कंप्लीट मैथ और रीजनिंग आपका जो है यहाँ पे इस बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। इस बैच में अभी आपका डिस्काउंट भी चल रहा है, चाहे तो आप इसमें इनरोलमेंट अपना करा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यह हमारा एक बैच है मैथ फाउंडेशन बैच, जो कि आपका बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक है। अगर मैथमेटिक्स आपका बहुत कमज़ोर है तो बिल्कुल बेसिक से आप शुरुआत करिए, और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। जीरो टू हीरो बैच है। इस बैच में भी आप अप्लाई कूपन का उपयोग करके डिस्काउंट ले सकते हैं। आगे चलिए, और एक आपका रेलवे के लिए स्पेशल बैच रेलवे फाउंडेशन भी है। तो रेलवे फाउंडेशन बैच में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिल जाता है, और सब जो है आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर है। जो अभी टीसीएस का पैटर्न चल रहा है बिल्कुल उसी अनुसार इसके अंदर आपको क्लासेज मिल जाएगा। ठीक है। पेड कोर्स के अंदर जा करके आप इसको व्यू कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी कोर्स आपको परचेज करना है यहाँ से खरीद सकते हैं। आगे बढ़िए। आगे अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चंस है पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया गया है, और बीपीएससी एईडीओ का जो पेपर हुआ है वहाँ पे भी यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो हम लोग शॉर्टकट तरीका समझेंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। वैसे हम कंप्लीट वेन डायग्राम आपको अच्छे से करा चुके हैं, जिसमें आपका डाटा चाहे कितने भी प्रकार से दे आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है 100 व्यक्तियों में से 40 व्यक्तियों को चाय पसंद है, 58 व्यक्तियों को कॉफ़ी, और 26 व्यक्ति को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो हमें यह बताना है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी। तो कैसे निकालेंगे। देखिए, चाय कितने व्यक्ति को पसंद है, तो आप बोलिए कि सर 40 व्यक्ति को चाय पसंद है। कॉफ़ी कितना व्यक्ति को पसंद है, तो आप बोलिए कि सर यहाँ पे ना 58 ऐसा व्यक्ति है जिसको कॉफ़ी पसंद है। यह हो गया आपका चाय पसंद करने वाला, यह कॉफ़ी पसंद करने वाला। और इसमें से घटा लेंगे जिसको दोनों पसंद होगा, तो 26 ऐसा व्यक्ति है जिसको दोनों पसंद है। तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा चाय या कॉफ़ी या दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्या निकलेगा इससे, इससे निकलेगा आपका या तो चाय पसंद करने वाला या कॉफ़ी पसंद करने वाला या फिर दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो 40 में अगर आप 58 जोड़ते हैं तो 98, 98 में से 26 घटाइएगा तो 72, यानी 72 ऐसे लोग हैं जिनको या तो चाय पसंद है या कॉफ़ी या फिर दोनों। हमें क्या बताना है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ना तो चाय पसंद है ना कॉफ़ी। तो आप बताइए कि टोटल कितना व्यक्ति है। यहाँ पे दिया गया है 100, इसमें से सिर्फ 72 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चाय कॉफ़ी या फिर दोनों पसंद है, तो बचा कितना 28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28। 28 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सवाल में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, वह होता है आपका पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है, पास प्लस पास माइनस पास। अब यह क्या होता है, सबसे पहले चीज़ कि पास वाला में केवल पास पास रहेगा, तो पास प्लस पास माइनस पास करेंगे। इसका मतलब कि हम सबसे पहले लिखेंगे चाय पीने वाला, यानी कि जो चाय में पास होगा, फिर क्या लिखेंगे कॉफ़ी पीने वाला जो कॉफ़ी में पास होगा, और इसमें से घटा लेंगे जो दोनों वाला होगा। दोनों वाला क्यों घटाते हैं, क्योंकि यह ऐसा संख्या है, ऐसे नंबर्स हैं जिनका गिनती चाय वाले में भी हो गया होगा, कॉफ़ी वाले में भी हो गया होगा। तो चूंकि इसका गिनती दोनों जगह हो जाता है तो एक जगह हम लोग घटा लेते हैं, एक बार हम लोग घटा लेते हैं। इस वजह से हम क्या लिखते हैं, पास प्लस पास माइनस पास। और उसी तरह से अगर न पीने वाला निकालना हो तो हम निकालेंगे फेल। फेल बराबर क्या होगा, फेल प्लस फेल माइनस फेल, यानी नहीं पीने वाला, चाय नहीं पीने वाला, कॉफ़ी नहीं पीने वाला, दोनों नहीं पीने वाला। और अगर पास प्लस पास माइनस करते हैं तो चाय पीने वाला, कॉफ़ी पीने वाला घटाएंगे किसको, जो दोनों पीने वाला होगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए। एक सर्वेक्षण में पता चला कि 63% भारतीय को कॉफी पसंद है और 82% को चाय। आप बताइए कि 63% को कॉफी पसंद है और 82% को चाय, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना, 5 हो गया, और 8 और 6 कितना, 14, 145% आ गया। यानी चाय और कॉफी मिलाकर के कितना हो गया, 145%।
बोला है कि सर्वेक्षण में पता चला कि 63% भारतीयों को कॉफी, तो इतना कॉफी पसंद करने वाला, इतना चाय पसंद करने वाला, जब दोनों को जोड़े तो 145% आया। यह 100 से कितना ज़्यादा आ गया, 45%। इसका यह मतलब हो गया कि 45% ऐसे लोग होंगे जिनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, क्योंकि टोटल का मतलब होता है 100%। पूरी आबादी, पूरा जो सर्वेक्षण हुआ होगा वो 100% हो गया। अब इस 100% में से जब हम अलग अलग जोड़े हैं चाय और कॉफ़ी वाला को, तो 145 आया। वैल्यू 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतना ही वैसा उसका संख्या होगा जो दोनों पी रहा होगा। यहाँ बोला X% भारतीय कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, तो X का वैल्यू कितना होगा, 45%। आगे चलिए। एक परीक्षा में 60 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 60 गणित में, 65 विज्ञान में और 30 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ डाटा देखते चलिएगा। देखिए क्या है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ। यह पास वाला डाटा है, यह पास का है और यह फेल का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी को एक ही फॉर्म में लेके चलेंगे, तो सभी को फेल बना देते हैं। तो आप बताइए कि 60% छात्र गणित में पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा, 40%। आगे देखिए, 65% छात्र विज्ञान में पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा, 65 का से 100 - 65 कितना हो जाएगा, 35%। ठीक है, इतना आपका फेल हो गया किस में, इतना फेल हो गया आपका गणित में, इतना फेल हो गया विज्ञान में, और माइनस दोनों विषय में फेल कितना, 30% दोनों में फेल। घटा लीजिए, फेल प्लस फेल माइनस फेल, यह क्या है, फेल किस में, गणित में। यह आपका फेल हो गया विज्ञान में और यह दोनों में फेल। 40 में 35 जोड़िएगा 75, 75 में से 30 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 75 में से 30 घटाइएगा तो 45, यानी 45% क्या निकला, 45% फेल निकला। किस में, या तो गणित में या फिर विज्ञान में या फिर दोनों में। तो 45% आपका फेल हो गया, तो बचा कितना, 55%। तो यही 55% पास होगा। तो बोला है कि अगर कुल 900 छात्र है तो उत्तीर्ण कितना, तो कुल 900 छात्र है, इसमें से कितना उत्तीर्ण होगा, तो इसका 55%। कितना परसेंट, 55%। 55/100 करिए, 00 से 00 कैंसिल। आंसर हमारा वह होगा जो 9 से कट रहा होगा, क्योंकि 9 से गुना कर रहे हैं। तो 3 3 6 आंसर नहीं होगा, 6 4 10 5 15 आंसर नहीं होगा, 4 3 7 5 12 आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। देख के पता चल रहा है। अब गुना भी कर सकते हैं। 55 9 5 45 5 हासिल हमारे पास 4, 45 और 4 49, यानी कि 495। तो 495 ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपका उत्तीर्ण होगा। ठीक है, जो कि आपका पास होगा। हम क्या किए यहाँ पे देखिए, बोला है 60% गणित में, 65% विज्ञान में उत्तीर्ण यानी कि पास, और 30% दोनों विषय में फेल। तो हम सबको फेल में बदलेंगे। इस 60% गणित में पास है तो फेल कितना होगा, 40। 65% विज्ञान में पास है तो फेल कितना होगा, 35। और 30% दोनों में फेल है, तो गणित में फेल, विज्ञान में फेल, दोनों में फेल। घटा लिए, फेल निकल गया। फेल कितना है, 45। बचा हुआ क्या होगा, पास। बचा कितना, 100 - 45। आगे देखिए, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो 100 और 1000 के बीच, अच्छा 100 और 1000 के बीच जो नंबर होगा वह कितने अंकों का होगा। तो आप बोलोगे कि सर 100 और 1000 के बीच कितना आता है, 101 से लेकर के 999। अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि 3 अंकों की सभी संख्या को शामिल किया गया है, सिर्फ किसको छोड़ करके, 100 को छोड़ करके। 3 अंकों के सभी संख्या को शामिल किया गया है 100 को छोड़ करके। और आगे चल के जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ यह चीज़ भी क्लियर हो जाएगा कि 100 को शामिल कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि 100 से लेकर के, और कितना बोला है आपका, 1000 ना, यानी 100 से 1000 के बीच तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वह कितने अंकों का, 3 अंक का। इससे ऊपर जाएंगे 4 अंक का संख्या, और 100 के नीचे जाएंगे तो आपका 2 अंक का संख्या मिलेगा। यानी हमें बताना है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं। ठीक है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, यह हमें बताना है। यह जो रेंज दिया है वह रेंज क्या बताता है, यह रेंज जो है वह इस बात को बताता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। किससे, 0 1 2 3 4 5 इन अंकों का प्रयोग करके। सवाल क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5। क्या है सवाल आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 0 1 2 3 4 और 5 इन अंकों का उपयोग करके कितना अंक हो गया हमारे पास, 6 अंक हो गया। इसका उपयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो 3 अंक का संख्या बनाना है ना, तो हम कैसे बनाएंगे, हम इस तरह से कुछ आपका बॉक्स बना देंगे। 3 अंक का संख्या बनाना है तो हम ऐसे 3 बॉक्स बना दिए। ठीक है, यह जो हो गया अंक हमारा इकाई का, यह दहाई का, यह सैकड़ा का। 3 अंक का संख्या बनाना है। अब आप बताइए कि इस पहले स्थान के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है। तो आप बोलिएगा कि सर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 और 1 6 ऑप्शन है, 6 में से कोई अंक रख सकते हैं। लेकिन पहले स्थान पर आप 0 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, मान लीजिए पहले स्थान पर 0 और इधर 3 लिखिए, 4 लिखिए, तो यह आपका 3 अंक का संख्या नहीं बना, यह तो 2 अंक का ही संख्या हो गया। यानी पहले 0 रखने से आपका
जीरो का कोई रोल नहीं रह जाता है और संख्या आपका 3 अंक का न होकर के 2 अंक का ही हो जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले जीरो होता है तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम जीरो यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कितना विकल्प बचता है, 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास 5 विकल्प। अब इसमें क्या किए हैं आप, कोई एक नंबर तो रख लिए, मान लीजिए हम इसको रख लिए, जीरो को नहीं रखना है, बाकी किसी को रख सकते हैं, तो मान लीजिए हम इसको रख दिए। अब हमारे पास यह स्थान है, इस स्थान के लिए कितना विकल्प है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5, 5 विकल्प है। आप बोलिएगा सर यहाँ भी 5, तो जीरो के वजह से ना, यहाँ जीरो नहीं होता तो 6 विकल्प होता है इस जगह के लिए, लेकिन जीरो के वजह से यहाँ पे 5 विकल्प बचा है। अब इसमें से कोई एक संख्या हम यहाँ पे रख लिए हैं, दोबारा उसको अगर रखेंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, और अंकों की पुनरावृत्ति हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस स्थान के लिए कोई एक अंक को हटा लिए, चलिए इसको हम मान लीजिए कि हटा लिए, इसी को हम यहाँ पे रख दिए। अब बचा कितना, अब बचा हमारे पास फिर से 5 अंक, क्योंकि जीरो यहाँ आ सकता है, तो इस स्थान के लिए हमारे पास 5 विकल्प। अब 5 विकल्प में से मान लीजिए इसको रख दिए। अब आगे बढ़िए, अब इस स्थान के लिए बताइए कितना विकल्प, तो 1 2 3 4, आपके पास कितना विकल्प हो गया, अब 4 विकल्प हो गया। सबको आपस में गुना करिए, यही आपका आंसर, यानी 5 गुने 5 गुने कितना होगा, 4 पंचे 25 चौके 100, आपके क्वेश्चन का आंसर यही कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ पा रहे, बहुत क्वेश्चन ऐसा आपका पूछा जाता है। पहले स्थान के लिए हमारे पास 5 विकल्प है, दूसरे स्थान के लिए भी 5 विकल्प है, लेकिन तीसरे स्थान के लिए 4 विकल्प। अगर 4 अंकों की संख्या बनाना होता तो अगले स्थान के लिए आपके पास कितना विकल्प होता, 3, फिर अगले स्थान के लिए आपके पास कितना विकल्प होता, 2, लेकिन 3 अंक का ही संख्या बनाना है तो यह बॉक्स आपका कितना बार बनेगा, 3 बार ही बनेगा। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि हमारे पास यहाँ पे कुछ अंक इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6, इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो फिर से हम क्या करते, 3 बॉक्स बनाते इस तरीके से। इस पहले स्थान के लिए आपके पास कितना विकल्प, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, किसी को भी रख सकते हैं, तो 6 विकल्प है। अब 6 विकल्प है, मतलब कि इसमें से किसी एक अंक को रख लिए, मान लीजिए इसको रख लिए। अब अगले स्थान पर आपके पास कितना विकल्प बचता है, 5 विकल्प बचता है, मान लीजिए इसको रख लिए। अब अगले स्थान पर आपके पास कितना विकल्प बचता है, 4 विकल्प बचता है, तो यह घटते जाता है, यानी टोटल 6 पंचे 30 चौके 120 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन इसी में अगर हम जीरो को शामिल कर दे, किसको शामिल कर दे, जीरो को शामिल कर दे, अब आप बताइए कि अब 3 अंक का कितना संख्या बनेगा। यह 4 अंक का भी हो सकता है, 5 अंक का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार 3 अंक का, 2 अंक का भी हो सकता है। 3 अंक का कितना संख्या बनेगा, तो अब आप बताइए कि पहले स्थान के लिए आपके पास कितना विकल्प, तो देखिए 6 तक में 6 अंक और एक 7 अंक में से जीरो को नहीं रख सकते हैं, तो हमारे पास 6 ऑप्शन है। अब इस स्थान के लिए अब जीरो को नहीं रखे तो इसमें से किसी एक को रखे होंगे, तो अब आपके पास 4 2 6, अभी 6 अंक बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 विकल्प हो गया, किसी एक को रख दिए। अब अगला के पास, अगला में कितना विकल्प है, 5 विकल्प, 6 गुने 6 गुने 5, यानी कुल मिलाकर के कितना संख्या बन सकता है, 36 गुने 5 180। क्लियर। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, पहले भी हम बताते रहे हैं, आगे भी आपका बहुत ज़्यादा संभावना है आने का। यहाँ देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो इसी ब्याज दर पर वह कितने वर्ष में 8 गुना होगा। 2.5 वर्ष में दोगुना होता है, तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखिए, 2.5 वर्ष में, यानी यह आपका समय दिया है और इतने वर्ष में राशि क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, और राशि साधारण ब्याज पे है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो आप बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज पे। सवाल क्या पूछा है कि भाई इसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो एक बात समझिए, यह जो स्कीम है आपका, इस स्कीम के तहत क्या हो रहा है कि 2.5 साल में धनराशि दोगुना हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि अभी हम 1 रुपया अगर इन्वेस्ट किए तो जैसे ही 2.5 साल होगा, यानी कि 2.5 ईयर होगा, जैसे ही 2.5 साल होगा, 2.5 साल बाद यह क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, होगा, यानी 1 रुपया हमारा 2 रुपया हो जाएगा। जैसे ही 2.5 साल का गैप मिलेगा, राशि हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना। यही तो बोला है, 2.5 वर्ष में दोगुना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से देख लीजिए, फिर से अगर 2.5 साल बाद चलेंगे तो अभी राशि हमारा कितना है, 2, दोगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ से आगे बढ़िए, फिर जैसे ही 2.5 साल होगा फिर से राशि हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना, तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 8, यानी राशि 1 से 8 हो गया, मतलब 8 गुना हुआ। 8 गुना होने में कितना समय लगा, 2.5 साल प्लस 2.5 साल प्लस 2.5 साल, यानी कि 7.5 साल, तो आंसर हमारा विकल्प ए हो गया। तो यह तो बेसिक तरीका हो गया। डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि हम यह देखते हैं, देखिए जो टाइम होता है ना, 2 बार टाइम देता है तो पहले वाले टाइम को T1 से और दूसरे टाइम को T2 से डिनोट करते हैं, और जिसके साथ गुना लगा रहता है, पहला वाला को हम लोग N1 से, दूसरा को N2 से दर्शाते हैं। तो हम लोग सिर्फ यह देखते हैं कि N1 का पावर कितना रखने पर N2 आएगा, तो 2 का पावर क्या रखेंगे कि 8, तो आप बोलेंगे कि 3, तो 2 का पावर जो भी रखने पर 8 आता है, N1 का पावर जो भी रखने पर 8 N2 आता है, हम लोग क्या करते हैं, T1 में उतना से ही गुना करके T2 ले आते हैं, यानी 2.5 में 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 7.5, तो 7.5 वर्ष आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा।
n1 का पावर जितना रखने पर, n1 से n2 कैसे लाते हैं, पावर डाल डाल के, और t1 से t2 कैसे लाएंगे, गुना करके। तो इसका पावर सोचिए ना कि इसका पावर क्या रखने पर यह वैल्यू आएगा, तो 3, तो इसमें 3 से गुना करिएगा तो यह समय आपका निकल जाएगा। बाकी इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, ABC 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, समय का यह रेशियो है, तो लाभ का अनुपात बताइए। पूंजी का अनुपात दिया है और यहाँ पे समय का अनुपात दिया है, हम लोगों से लाभ का अनुपात पूछा है। तो पूंजी गुने समय आपका लाभ होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लाभ निकालना होगा तो लाभ कैसे निकालिएगा, भाई कोई व्यक्ति पूंजी कितना लगाया है और गुना कितने समय के लिए पूंजी लगाया है, यही किसको दर्शाएगा, यही आपका लाभ को दर्शाएगा। तो लाभ बराबर पूंजी गुने समय। अब मान लीजिए कभी लाभ दे रखा हो तो लाभ में अगर हम पूंजी से भाग कर लेंगे तो समय निकल जाएगा। पूंजी गुने समय यह क्या होता है, लाभ। तो लाभ इधर पूंजी गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो लाभ में पूंजी से भाग कर लेंगे तो क्या मिलेगा, समय मिल जाएगा। और लाभ में अगर समय से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पूंजी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई दो दे करके। हो सकता है कि पूंजी समय दे करके लाभ पूछे, या लाभ दे करके लाभ पूंजी दे करके समय पूछे, या लाभ समय दे करके पूंजी पूछे। कोई दो दे करके आपसे तीसरा पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, बोला है पूंजी में 2, 3, 5 का अनुपात। ABC 3 व्यक्ति है, ठीक है। इसके पूंजी का अनुपात क्या है, इसके पूंजी का अनुपात आपका यहाँ पे है 2, 3, 5, यानी यह 2 रुपए लगाता है तो यह 3 रुपए, और यह कितना, 5 रुपए, ठीक है। यह हो गया इसके पूंजी का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का, निवेश का अनुपात। और समय क्या लगाता है, समय का अनुपात क्या है इसका, तो देखिए समय कितना कितना लगाता है। समय का अनुपात है इसका 4, 5 और 6, तो 4, 5 और 6, इस अनुपात में यह समय देता है अपने पूंजी को, उनके निवेश करने के समय में 4, 5, 6 का अनुपात। अब समझिएगा यहाँ से, अगर हम आपसे पूछे कि आप बताओ कि ए का लाभ कितना होगा, तो ए अपना पूंजी इतना लगाया और इतने समय के लिए, तो पूंजी गुने समय क्या हो जाएगा, लाभ। ए का लाभ इतना हो गया। बी का पूंजी इतना है और बी को समय इतना लग रहा है, इतने समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो पूंजी गुने समय करिए, यह बी का लाभ हो जाएगा। सी इतना पूंजी लगाया और सी का समय यह है, पूंजी गुने समय, सी का लाभ हो जाएगा। तो तीनों के लाभ का आपका क्या निकल गया, रेशियो। 8, 15, 30, तीनों के लाभ का यही आपका रेशियो होगा। अब यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं, देखिए लाभ का रेशियो क्या हो गया इसका, क्या निकाले, 8, 15, 30। अगर क्वेश्चन में ना लाभ का रेशियो दे दे और पूंजी का रेशियो देता, समय का रेशियो कैसे निकालते, तो देखिए ए के लाभ में ए की पूंजी से भाग करेंगे, ए का समय निकल जाएगा। बी के लाभ में बी की पूंजी से भाग करेंगे, बी का समय निकल जाएगा। और सी के लाभ में सी की पूंजी से भाग करेंगे, सी का समय निकल जाएगा। देखिए 2 चौके 8, 4 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 5 हो जाएगा, 5 छक्के 30। देखिए 4, 5, 6 के अनुपात में पूंजी निवेश किया था ना, किया था। तो अगर लाभ का रेशियो दे और पूंजी और समय में से कोई एक दे दे, तो लाभ में पूंजी से भाग करेंगे तो समय, और लाभ में समय से भाग करेंगे तो पूंजी आपका निकल जाएगा। तो तीनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। आगे देखिए, 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितना था, 1,50,000। पिछले 3 वर्षों में क्रमशः 2%, 4% और 5% की वृद्धि हुई, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या। देखिए अभी जनसंख्या कितना है शहर का, आप बोलिएगा सर 1,50,000 है। कितना जनसंख्या है, 1,50,000। और पहले वर्ष कितना का वृद्धि हुआ है, 2% का, तो 102% हो जाएगा बढ़ के, तो 102/100 हो गया पहले वर्ष। अब जितना भी बढ़ के हुआ, अगले वर्ष 4% की वृद्धि, तो 104% हो जाएगा, यानी 104/100। और फिर तीसरे वर्ष वृद्धि कितना का हुआ है, 5% का, यानी यह बढ़ के क्या हो जाएगा, 105/100, इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो हम इकाई अंक वाला अप्रोच अपना सकते हैं, या फिर डिजिटल सम मेथड भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर यहाँ पे है 34, अगर हम आपसे पूछे कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो 2 तरीका है। संख्याओं को आप तब तक जोड़ते रहिए जब तक वह एक अंक में ना बदल जाए, या फिर इसमें 9 से भाग करिए, जो शेष होगा वही इसका डिजिटल सम होगा। तो 9 से भाग करिए, देखिए 9 तिया 27, से क्या शेष क्या बच रहा है, शेष आपका 7 बच रहा है, तो इसका डिजिटल सम 7 हो गया। या फिर इसके अंकों को जोड़िए, 3 और 4 7, आंसर हमारा क्या हो रहा है, मतलब इकाई अंक हमारा क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम आपसे कहे कि हमारे पास यहाँ वैल्यू है आपका, इसका आपको बताना है डिजिटल सम क्या होगा, तो हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, 3, 4, 7 और 1 8, अंकों का योग क्या आया, 8, यानी इसका डिजिटल सम आपका 8 होगा। या 9 से भाग करिए, 9 तिया 27 7, 9 तिया 27 7 बचेगा 71, 9 7 63, क्या बच गया आपका 8, यह आपका डिजिटल सम हो गया। तो डिजिटल सम कुछ नहीं होता है,
9 से किसी भी संख्या में 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है वह डिजिटल सम कहलाता है। या संख्याओं को तब तक जोड़िए जब तक वह एक अंक में ना बदले, एक अंक में बदल जाएगा तो वह जो वैल्यू देगा वही क्या होगा, वही आपका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर है, ठीक है, आप इसका डिजिटल सम बताइए, तो कैसे बताइएगा? तो हम इसको जोड़ेंगे, देखिए 1 2 3 3 4 7 5 12, 12 8 20 और 5 कितना हो गया, 25, 25 हो गया। अब फिर से इसको जोड़िए, 2 और 5 कितना हो गया, 7, इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 7। दूसरा तरीका 9 से भाग करिए, तो 9 से भाग करने के लिए क्या करिए कि जो भी नंबर 9 से कट रहा होगा उसको हटा लीजिए। तो देखिए 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा, हटा लीजिए। 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, हटा लीजिए। क्या बचा, 2 और 5 7, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 7। अगर हम आपसे कहें कि 100 का डिजिटल सम क्या होगा, तो 100 के सभी अंकों को जोड़िए ना, कितना आता है, 1, तो डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अब डिजिटल सम मेथड का उपयोग करके कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए नीचे वाले का देखिए, तो डिजिटल सम इसका क्या होगा, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 गुना 1 गुना 1, नीचे में क्या है 1, तो नीचे में 1 है, तो नीचे का तो काम खत्म हो गया। अब चलिए ऊपर में, अब कहाँ चलेंगे, ऊपर में। ऊपर में देखिए इसका डिजिटल सम क्या है, तो अंकों को जोड़िएगा तो 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ अंकों को जोड़िए, कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए क्षेत्रीय का 18 आ गया ना, आगे हम नहीं जा रहे, देखिए क्षेत्रीय का 18 आ गया। क्षेत्रीय का 18 मतलब कि 9 का मल्टीपल आ गया। और अगर कोई संख्या 9 का मल्टीपल है तो 9 के मल्टीपल में किसी भी अंक से गुना करिएगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। जैसे 9 एकम 9, डिजिटल सम 9 है। 9 में 2 से गुना करिए, 9 दूना 18, इसका डिजिटल सम देखिए 8 और 1 कितना आ गया, फिर से 9 आ गया। 9 में 3 से गुना कर लीजिए, 9 तिया कितना होता है 27, इसका डिजिटल सम देखिए 7 और 2 कितना आ रहा है 9। यानी कहीं भी गुना में 9 है। यहाँ कैसे 9 पता चला, देखिए यह 6 है या 3 है, तो 18, 18 का मतलब क्या है 9 है ना, क्षेत्रीय का 18, 18 का मतलब उस डिजिटल सम क्या है 9। तो 9 मिल गया या 18 मिल रहा है या 9 का मल्टीपल मिल रहा है, इसका मतलब इस पूरे को गुना करिएगा तो हमें एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। तो अब खोजिए कि इसमें से किसका डिजिटल सम 9 है। देखिएगा यहाँ 6 और 1 7 7 14, 7 21 6 27, ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखिए 6 और 1 7 7 14, 14 7 21 और 21 और 4 25, 25 का डिजिटल सम 7 हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 और 1 7 7 14, 7 21 5 26, 26 का डिजिटल सम 26 है ना, 8 हो जाएगा, नहीं होगा। 6 और 1 7 7 14, 14 7 21, 21 3 24, 24 का डिजिटल सम 6 होगा, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यह अप्रोच हम लोग यहाँ पे अपनाते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम इसको जो है इकाई अंक से भी सोल्व कर सकते हैं। इकाई अंक से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इकाई अंक से सोल्व करिए, जो कट रहा है वैल्यू उसको काटिए। 4 जीरो से आपका 2 और 2 4 जीरो खत्म। अब 5 से काटेंगे तो यह 21 होगा, 5 से काटेंगे तो यह आपका 20 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो यह आपका 5 होगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 छक्के 24 होगा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 दिया 15 हो जाएगा। अब जो वैल्यू बच रहा है उसका इकाई अंक निकालिए। तो देखिए 3 दूना 6, 6 में 6 से गुना करेंगे 36, 36 का इकाई अंक 6, फिर 6 में 1 से गुना करेंगे 6, यानी आंसर हमारा वह होगा जिसका इकाई अंक 6 होगा। तो आप डिजिटल सम मेथड भी लगा सकते हैं, इकाई अंक मेथड भी लगा सकते हैं, और इससे आप अपना कैलकुलेशन जो है वह कम कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपका पूरा यहाँ पे काटा पीटी पूरा करना होता, गुना पूरा करना होता। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक नए वॉशिंग मशीन का कीमत 22,000 है। अच्छा, डिजिटल सम लगाने से पहले आपको चेक कर लेना होता है कि ऑप्शन का, सबका ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है कि नहीं। यहाँ देखिए इकाई अंक अलग अलग है, तो हम इकाई अंक मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए सभी ऑप्शन का इकाई अंक क्या है, अलग अलग है, तो हमारा यूनिट डिजिट मेथड भी चलेगा। और डिजिटल सम अगर अलग अलग है तो डिजिटल सम मेथड भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो डिजिटल सम लगाने से पहले ऑप्शन को ही चेक करना होता है। आगे देखिए, एक नए वॉशिंग मशीन का कीमत 22,000 है। इसकी कीमत 25% के दर से घटती है। देखिए कीमत कितना है, 22,000, 25% के दर से घटता है। 25% घटने का मतलब है कि यह कितना हो जाएगा, 75% के बराबर। और 75% यहाँ पे हम लिखेंगे बार बार, तो इसको काट लेते हैं। 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 3/4 लिख सकते हैं। तो पहला साल 3/4 हो जाएगा। 3 साल में पूछा है तो 3/4 गुना 3/4, कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। क्यों 3 बार गुना करेंगे, बोला है कि 25% प्रतिवर्ष के दर से कम होती है, यानी हर साल 75% हो जाता है, यानी 3/4 हो जाता है। तो पहला साल जितना होगा उसका 3/4, अब जितना हो चुका है फिर से उसका 3/4, अब जितना हो चुका होगा उसका 3/4, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, हर साल आपका कमी हो रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। रेट क्या दिया है, बोला है 25%, तो 25% का मान बताइए क्या होता है, 1/4। 1/4 की कमी हो रहा है, तो कमी जब भी होगा ना तो घटा के इसका होल वैल्यू निकालिए। तो 4 - 1 क्या होगा, 3, 3/4, यह क्या है, यह कहलाता है आपका होल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग होल वैल्यू कहते हैं। होल वैल्यू मतलब क्या हुआ, यहाँ समझिएगा। 25% का मान 1/4, होल वैल्यू या तो जोड़ के निकालेंगे या घटा करके। जोड़ के कब निकालते हैं, जब वृद्धि होता है। घटा के कब निकालते हैं, जब कमी होता है। तो यहाँ कमी हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, घटा करके। इसको घटाना है, नीचे वाले में 1/4 की कमी, यानी 4 में 1 की कमी हो रहा है, तो
3 हो जाएगा 4 से, तो 3/4 हो रहा है, ये हमारा होल वैल्यू। और अब इस होल वैल्यू का उपयोग कैसे करना है, तो अगर हम वर्तमान में हैं और हमें आगे जाना है तो होल वैल्यू का हम सीधा गुणा करेंगे, और अगर पीछे जाना है, वर्तमान से 3 साल पहले का पूछ दे, तो होल वैल्यू का उल्टा 3/4 से गुणा ना करके हम 4/3 से कर लेंगे। ठीक है, जो भी होल वैल्यू होगा उसका उल्टा गुणा। कब? जब पूछता 3 साल पहले कितना, 2 साल पहले कितना, तो 2 बार उल्टा गुणा कर लेते। 3 साल पहले कितना, तो 3 बार उल्टा गुणा कर लेते। ठीक है, यहाँ आगे जाना है तो सीधा गुणा कर लिए। अब चलिए इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करिएगा तो देखिए क्या हमारा आंसर होगा, गौर से देखिए। अगर डिजिटल सम मेथड यहाँ पे लगाएं तो देखिए 4 चौके 16 चौके 64, नीचे में 64 आ गया, और 64 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 6 4 10 यानी कि 1 होगा। देख के पता चल रहा है ना, 4 चौके 16 चौके 64, 64 2 अंक का है, 1 अंक में लीजिए तो 10, फिर से जोड़िए इसको तो 1 अंक में तो 1, यानी इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। और वैसे भी 64 में 9 से भाग करिए, 9 से 63 से कितना 1, तो नीचे डिजिटल सम आपका 1 आ गया। और ऊपर जो डिजिटल सम होगा उसमें 3 3 9 9 मिलेगा, यानी 9 में अब किसी भी अंक से गुना करेंगे तो हमारा आंसर वही होगा, इसका डिजिटल सम 9 होगा। तो चेक करिए, 9 3 12 7 19 5 24 नहीं होगा, इसका डिजिटल सम तो 7 हो जाएगा। 9 3 12 7 19 2 21, 21 और 2 23 और 5 28, 28 का डिजिटल सम 1 होगा। 9 2 11, 8 19 1 20, 2 22 5 27, डिजिटल सम आपका 27 है ना, 27 यहाँ पे आया। 27 का डिजिटल सम क्या होगा, 27 2 7 9 हो जाएगा ना, हो जाएगा। 9 3 12 7 19 1 20 5 25, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। या फिर आप चाहे तो कंप्लीट कैलकुलेशन करके अपना आंसर भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ बोला यह गया है कि 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 1 का वैल्यू 1280 है, तो x स्क्वायर प्लस 9x का मान निकालिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देता ही इसलिए है क्योंकि 2 के पावर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 2 का पावर 3 क्या होता है, 8, यह सब आपको पता होना चाहिए और पता रहता भी है। ठीक है, 2 का पावर 4 क्या होता है, आप बोलिएगा सर 2 का पावर 4 16 होता है। 2 का पावर 5 क्या होता है, 2 का पावर 5 32 होता है ना जी। 2 का पावर 6 क्या होता है, आप बोलिएगा सर 2 का पावर 6 64 होता है। उसी तरीके से 2 का पावर 7 क्या होता है, डबल करते जाइए, 128 होता है। 2 का पावर 8 क्या होता है, आप बोलिएगा सर 128 का डबल 256 होता है। 2 का पावर 9 क्या होता है, आप बोलिएगा 512 होता है। 2 का पावर 10 क्या होता है, 2 का पावर 10 आपका होता है 1024। ठीक है, कितना होता है 1024। 2 का पावर 11 क्या हो जाएगा 2028। तो यह आपको पता होना चाहिए कि 2 का पावर कितना रखने पर क्या वैल्यू आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 यानी पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 4 पावर 2 8 16 32 64 128 256 512 1024, 10 बार में आया, यानी 2 का पावर 10 रखेंगे तो 1024। अब हम आपको यह क्यों बता रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है ना तो इसी पैटर्न से आपका इजीली सोल्व होता है। अब देखो कि यहाँ 2 का पावर ही कुछ ना कुछ है ना, 2 का पावर x माइनस 1 है, और प्लस आगे क्या है, 2 का पावर x प्लस 1 है, और बराबर वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे 1280। तो 2 का पावर कुछ ना कुछ रखने के बाद जो वैल्यू आता है उसी का योग 1280। तो हम यह सोचेंगे कि 2 का पावर रखने पर ऐसा कौन सा 2 वैल्यू है जिसको जोड़ने पे 1280, तो एक तो 1024, क्योंकि बराबर वैल्यू जोड़ना है तो एक तो 1024 हो जाएगा और दूसरा 256। तो 1024 में 256 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1280। तो 1024 बड़ा वाला का मान होगा और छोटा वाला का मान क्या हो जाएगा 256। जो कम वाला है उसका मान कम होगा, इन दोनों को जोड़िए 1280 हो गया। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 का पावर क्या रखेंगे कि 256 मान आएगा, तो आप बोलिए कि सर 2 का पावर यहाँ पे देखिए 8 रखने पे आता है, तो x का मान तो 9 हो जाएगा ना, तभी तो यहाँ 2 का पावर 8 आएगा। x की जगह 9 तो 9 माइनस 1 8, 2 का पावर 8 256। 2 का पावर क्या रखे कि वैल्यू 1024, तो आप बोलिएगा 10, तो x की जगह 9 लेना पड़ेगा, तभी तो 9 और 1 10 10 होगा, तो x का वैल्यू 9 आ गया। अब x का वैल्यू 9 आ गया तो सवाल यह पूछा है कि भाई x स्क्वायर प्लस 9x का मान क्या होगा। तो जब x का मान आप निकाल चुके हैं 9, तो आप 9 का स्क्वायर करिए और प्लस 9 गुना 9 करिए, यह भी 81 यह भी 81, जोड़िएगा 100 कितना हो जाएगा 162। आंसर हमारा क्या बनेगा, विकल्प सी बन जाएगा। तो एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा तरीका क्या है, इसको हटाते हैं। दूसरा तरीका आपका यह है, सवाल जो है आपका यहाँ पे क्या है 2 टू दी पावर x माइनस 1, यही है ना, और प्लस आगे क्या है 2 टू दी पावर x प्लस 1 और इज इक्वल टू दिया है 1280। सबसे पहले हमें सोल्व करके x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन किसको लेते हैं, जो छोटका होता है। जैसे अगर हम आपसे कहे
कि 8x प्लस 4 में से कॉमन क्या आएगा, तो आप बोलिएगा 4 कॉमन आएगा। छोटका कॉमन लेते हैं ना, जिससे दोनों में भाग लग जाएगा उसी को कॉमन लीजिएगा ना, तो छोटका से दोनों में भाग लगता है, तो 2 to the power x - 1 हम कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो जिसको पूरा कॉमन निकाल लिए वहाँ तो एक ही बचेगा, और प्लस इसमें से इसको कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन का मतलब होता है भाग। तो 2 to the power x+1 में, यहाँ समझिएगा 2 to the power x+1 में हम भाग कर रहे हैं किससे, 2 to the power x - 1 से, जो कॉमन लिए हैं उससे। कॉमन का मतलब भाग होता है। आप देखिए अब यहाँ पे 8x+4 है, इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं, 4। तो 4 कॉमन लेने का मतलब होता है कि 8x में भी 4 का भाग जाएगा और 4 में भी 4 का भाग जाएगा। तभी तो यह आपका 4 से कटने के बाद क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, और यह 4 में 4 से काटते हैं तो क्या बचता है आपका, 1। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन ले रहे हैं उससे भाग, जिसमें से कॉमन ले रहे हैं उन सब में भाग। तो इसमें से यह कॉमन ले रहे हैं तो इसमें इससे भाग। अब देखिए बेस सेम है, भाग में तो पावर घटता है ना, तो बेस को एक बार लिखिए, पावर को घटाइए, तो पहले वाला का पावर x+1, और जिसको घटाना है उसका चिन्ह बदलता है, तो x-1 है तो -x+1 हो जाएगा। तो इसको घटाना है तो -x-1 लिखिएगा, तो -x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो हमेशा अगर व्यंजक को घटाना होगा तो जिसको आप घटाइएगा उसका चिन्ह बदलिएगा, तो x-1 को घटाना है तो x-1 का चिन्ह बदलेगा, -x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -x+1। यह चीज़ आपको इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए। x-1, 2 to the power x - 1 कॉमन ले रहा है, मतलब इसके पावर में से x-1 घटेगा, तो x+1 में से घटाएंगे x-1 यानी -x+1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू आपका 1280 है, तो 1280 छोड़ दीजिए। ठीक है, अब सोल्व करिए, देखिए प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, दो का एक और एक कितना, 2, एक और एक 2, यही तो दोनों बचा है ना, तो 2, तो 2 का पावर 2 4, 4 और एक कितना 5, तो 2 to the power x-1 बराबर 5 है, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 1280 बट्टा क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। 5 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 5 दूना 10, 256। अब इधर हमारे पास है 2 to the power x-1 बराबर 256 क्या होता है, 2 का पावर कितना, 2 का पावर 8 होता है। यहाँ से बता दीजिए x का मान क्या हो जाएगा, 9। ये दोनों तरफ बेस सेम है, बेस से बेस कैंसिल, x-1 बराबर 8, तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा ना 9, x का मान 9 आ गया। अब जो पूछा है उसका मान आप निकाल सकते हैं। जब x का मान निकल गया तो x से रिलेटेड ही वैल्यू पूछ रहा है आपसे। आगे देखिए क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए तो खेत का क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ाया गया है 20% तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि। ये खेत का क्षेत्रफल आयताकार है तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 50%। देखिए क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो गया, 50% का, क्षेत्रफल में 50% का वृद्धि हुआ। ठीक है, फिर क्या बोला, लंबाई में 20% की वृद्धि। लंबाई में क्या किया, लंबाई में 20% की वृद्धि किया है, तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें यह बताना है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। क्षेत्रफल 50% बढ़ाने के लिए अगर लंबाई को 20% बढ़ाया गया है तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए, सवाल आपका यह है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल 50% बढ़ाने के लिए लंबाई को 20% बढ़ाया गया तो चौड़ाई को कितना परसेंट बढ़ाया जाए। तो यहाँ दो तरीके से इसको सोल्व करते हैं। एक तो हमारा तरीका देखिए क्या है, क्षेत्रफल 100 में 50% की वृद्धि हुआ यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 150। क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, 150। ठीक है, आगे चलिए, लंबाई में 20% की वृद्धि की है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 120। अब चौड़ाई में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, तो आप बताइए कि 120 को 150 के बराबर करने के लिए चौड़ाई में 30 का वृद्धि करना पड़ेगा ना, और यह 30 का वृद्धि कितना पे हो रहा है, 120 पे हो रहा है। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, आराम से यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा ना, 30 चौके 120, 4 से काटेंगे 100 को कितना, 25% आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो यह तरीका हो गया, क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि, लंबाई में 20% की वृद्धि। तो क्षेत्रफल हमारा 150 है, लंबाई हमारा 120 है। 120 में अब कितना का वृद्धि करे कि 150, क्योंकि जो भी अब बढ़ाना है चौड़ाई को ही बढ़ाना है, तो 120 से 150 तक तो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो 150 है, तो 30 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 120 पे। परसेंटेज के लिए गुना कर लीजिए 100 से। दूसरा तरीका है कि जब भी दो वेरिएबल, देखिए यह सब क्या है आपका, वेरिएबल है, ABCD XYZ को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और इन दोनों के वैल्यू में परसेंटेज चेंजेस दे, क्या दे, परसेंटेज चेंजेस दे, और उसके बाद इसके गुणनफल पे प्रभाव पूछे तो AB फॉर्मूला लगाते हैं। A के जगह पहले वेरिएबल के मान में जो वृद्धि कमी होगा उसको लिखेंगे, B के जगह दूसरे वेरिएबल के मान में जो वृद्धि कमी होगा उसको लिखेंगे, और अगर दोनों में वृद्धि है तो प्लस प्लस, और फिर लिखते हैं A गुना B, तो 20x हो जाएगा और बट्टा क्या होगा, 100। यह हो गया AB फॉर्मूला। इससे क्या निकलता है, इसके गुणनफल पे प्रभाव, और गुणनफल पे प्रभाव क्या है, 50% की वृद्धि यानी प्लस का 50।
हम क्या लगा दिए, ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। ए के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, जो दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे उनमें से पहले वेरिएबल के मान में जो वृद्धि कमी होगा वह ए का मान, दूसरे वेरिएबल के मान में जो वृद्धि कमी होगा वह बी का मान, और फिर ए और बी तो आप समझ ही चुके हैं। यहाँ जो चिन्ह होता है ए और बी दोनों के चिन्ह का गुणनफल होता है, और इससे क्या निकलेगा, इसके गुणनफल में प्रभाव जो कि आपका दे रखा है 50। इसको सोल्व करिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5x प्लस x 6x बट्टा 5 होगा, तो इससे क्रॉस गुना करिएगा ना, भिन्न का जोड़ करिएगा तो 5x प्लस x 6x बट्टा 5, और 20 इधर जाके 50 में से घटेगा तो 30 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर वाला लगा है 6 पंचे 30, x का मान यहाँ से भी क्या आ गया 25। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर जो है निकाल सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला अप्रोच है वो ज़्यादा बेस्ट है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, बोला इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालना है 1 से लेकर के 9 तक के संख्याओं के घनों का योग पहले निकालना है। तो एक बात समझिएगा कि जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू, अगर यह आपका n तक का क्यूब आपको करना पड़ जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका हमें बस कर देना है होल स्क्वायर। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग यही होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग अगर करना होगा तो यह होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही अंतर होता है, 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए इसमें 1 से लेकर के कहाँ तक के संख्या को जोड़ना है, 9 तक। तो n के जगह 9 तो लिखेंगे 9, n प्लस 1 तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, नीचे में क्या आएगा 2, और इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर, इससे योगफल निकल जाएगा, निकाल लीजिए। 2 से काटिएगा यहाँ पे, 2 पंचे 10, अब हमारे पास क्या है 9 पंचे 45। अब हमें 45 का करना क्या है स्क्वायर। आप बता दो कि 45 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए दहाई से कोई मतलब नहीं होता, इकाई में हमारे पास 5 है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का इकाई अंक क्या होगा 5। और वैसे भी देखिए हमें 45 का स्क्वायर करना है, तो जिस नंबर का इकाई अंक के सवाल में सिर्फ इकाई अंक स्थान पे ध्यान देना होता है, तो जिस नंबर का इकाई स्थान 5 है उसका पावर कुछ भी रखोगे ना तो इकाई अंक 5 ही आता है, क्योंकि 0 1 5 6 यह 4 ऐसा नंबर है ना, 0 1 5 6 यह 4 ऐसा नंबर है कि अगर इस इकाई स्थान पर यह चारों में से कोई नंबर आ रहा है तो उसका पावर आप कुछ भी रख लोगे ना तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है, यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। तो हम क्या किए, 1 से लेकर के 9 तक के संख्याओं के घनों का पहले योग निकाले, जो कितना आया 45 का स्क्वायर। अब हमें यही तो बताना है 45 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। तो 45 का इकाई अंक 5 है, अब 5 का पावर आप कुछ भी रख लोगे ना इकाई अंक 5 ही आएगा। जिसका भी इकाई अंक 5 है उसका पावर कुछ भी करने पर इकाई अंक 5 आता है, यानी हमारा आंसर 5। आगे देखिए, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 75। देखिए वर्तमान आयु का योग है, ठीक है, 15 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी। देखिए पिता और पुत्र की आयु का फादर है, यह सन है, इसका आयु बोला है कि 15 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना 8 गुना था, यानी पुत्र का 1 तो पिता का 8, और यह कब था 15 वर्ष पहले। तो हम इसको 15 माइनस लिख देंगे तो समझ जाइएगा सर, बिल्कुल समझ जाएगा, 15 माइनस यानी 15 साल पहले। तो एक बात आप बता दो कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 75 वर्ष है, तो 15 साल पहले इसके आयु का योग क्या रहा होगा। तो दोनों की उम्र में से 15-15 घटा लीजिए, यानी कितना घटाइएगा 30, घटा लीजिए 30 कितना आ गया 45, यानी 15 साल पहले इसके आयु का योग 45। तो यहाँ क्या करिए, यह तो 15 साल पहले का आयु है तो इसको 45 बना दीजिए, अभी 8 और 1 9 है ना, कितना से गुना करिएगा 5 से, 45 हो जाएगा। यह कितने साल का 5 साल का, और यह कितने साल का 8 पंचे 40 वर्ष का। कब 15 साल पहले, 15 साल पहले का उम्र दोनों का निकल गया। 30 क्यों माइनस किए, यहाँ बोला है कि वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष, रेशियो कब का दिया है 15 साल पहले का, तो रेशियो जब का दे ना आयु का जो योग है उसको भी उसी समय का ले जाइए। अब आप बोलिए कि सर 15 माइनस करेंगे, अगर हम आपसे कहेंगे ए है 30 वर्ष का, बी है आपका 20 वर्ष का, तो दोनों मिलाकर के कितना साल का 50 वर्ष का। अब अगर हम आपसे कहे कि 3 साल के बाद ए कितने वर्ष का, तो आप बोलिएगा कि 33 वर्ष का, बी कितने वर्ष का, तो 23 वर्ष का। इसके उम्र का योग कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 3 साल बाद इसकी उम्र में कितना का वृद्धि हुआ 6 का। 6 का क्यों, क्योंकि 3 साल ए बढ़ा होगा, 3 साल बी बढ़ा होगा, तो 2 व्यक्ति है तो दोनों 3-3 साल बढ़ेगा ना। तो उसी तरह से घटने के केस में भी दोनों घटेगा। तो यहाँ बोला है कि ए और बी के आयु का योग 75 वर्ष वर्तमान में है। 15 साल पहले क्या होगा, तो ए की आयु, पिता की आयु में से भी 15, पुत्र की आयु में से भी 15, यानी 30 घटाइए तो पिता और पुत्र 45 वर्ष के रहे होंगे 15 साल पहले। यहाँ 15 साल पहले कितना बोल रहा है, यह 8, यह 9, 9 को 45 बनाइए, क्योंकि यह
45 वर्ष का था, कितना से गुना 5 से, तो यह 5 साल का, यह 40 साल का, कब 15 साल पहले। पूछा है 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो देखिए पुत्र का आयु 5 वर्ष कब होगा, 15 साल पहले, तो अभी कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ये 15 साल पहले 5 साल का था तो अभी 20 साल का। 7 साल बाद कितना, तो 7 ऐड करिए, 20 और 7 कितना 27 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी समय का आयु पता लग जाए ना तो फिर आगे का आयु जोड़ करके पीछे का आयु घटा करके निकाल सकते हैं। 15 साल पहले 5 साल का तो अभी 20 साल का होगा, 7 साल बाद पूछा है तो 27 साल का। यह एक सवाल है जो मोस्ट रिपीटेड है, इजी है लेकिन रिपीटेड है। बोला है, एक व्यापारी एक कमीज का मूल्य 2000 रुपये रखता है और खरीदार को 10% छूट देता है, मतलब इतना रखता है तो यह MRP हो गया, यह रखता है, बेचता नहीं है इतना में। बोला 10% छूट देता है, छूट के बावजूद 20% का लाभ। सवाल क्या है, 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन में ना क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो डायरेक्ट निकल जाता है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है समझिएगा। कितना छूट दिया है 10%, तो 10% का मान छूट देने के बाद वैल्यू कितना बचेगा 90%, तो 90, और 20% का लाभ होता है तो 100 + 20 120 हो जाएगा। छूट बोला है तो 100 में से घटा लीजिए 90, लाभ बोला है तो 100 में जोड़ लीजिए 120। अब अनुपात में वैल्यू है, कट रहा है तो इसको काटेंगे, 30 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 30 × 90, 30 × 120, यह इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया। अब बोला क्या है, कमीज का मूल्य 2000 रखता है, अंकित मूल्य 2000, तो अंकित मूल्य यहाँ क्या है 4, 4 को 2000 बनाने के लिए कितना से गुना 5 से, तो जिससे भी गुना करिए सब में। तो अंकित मूल्य जैसे ही 2000 होगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यह आपका 1500 हो जाएगा। हमें यही बताना था, क्रय मूल्य कितना, आंसर हो जाएगा 1500, विकल्प ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर कुछ तोते, कीपर ने 15 सिर और 50 पैर गिने, ठीक है। वहाँ जो कीपर था जो केयर करता है उसका, वह सिर को गिना तो 15, पैर को गिना तो 50, और चिड़ियाघर में है क्या, शेर और तोते, शेर 4 पैर वाला, तोता 2 पैर वाला, ठीक है। चिड़ियाघर में शेरों की संख्या बताइए, यानी हमें बताना है इस क्वेश्चन में 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो 2 पैर वाले, सॉरी शेरों की संख्या ना, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या होता है, आपको लिखना है सबसे पहले लेग, अधिक संख्या किसका होगा लेग का, तो पहले लिखिए लेग, और माइनस इसमें से किसका संख्या घटाना है, हेड का संख्या। लेकिन 4 पैर वाला होगा ना तो हेड को 2 गुना करके घटाइएगा, और अगर 2 पैर वाला होगा तो हेड को 4 गुना करके घटाइएगा। यही आपका अलग होता है 2 पैर और 4 पैर वाला में। 4 पैर वाला के हेड में 2 से गुना और 2 पैर वाला के हेड में 4 से गुना, और दोनों के नीचे में तो 2 आपका रहता है, ठीक है। अब बताइए लेग कितना गिना है, पैर कितना है 50, तो यहाँ 50 लिखिए, माइनस हेड कितना गिना है, हेड बोला है 15, 15 में गुना करेंगे 2 से, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 50 में से देखिए 15 दूना 30 घटाएंगे तो 50 में से 30 घटाएंगे कितना 20, 20 में 2 से भाग करेंगे 10, 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवरों का संख्या कितना हो गया 10। अब अगर डायरेक्ट यहीं से निकालना होता कि 2 पैर वाला कितना, तो 15 सिर है यानी 15 जानवर है, तो 15 में से 10 अगर शेर है तो बचा कितना 5, तो 5 आपका क्या होगा तोता होगा। डायरेक्ट अगर 2 पैर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट 2 पैर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, हम लिखेंगे लेग, और माइनस हेड में कितना से गुना, 2 पैर वाले के हेड में 4 से गुना, और नीचे में रहेगा 2। इस दोनों में ध्यान रखिएगा, यह बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटाइएगा, यह बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटाइएगा, नेगेटिव नहीं लेना है बस। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ आंसर हमारा 10 हो जाएगा, शेरों की संख्या पूछा था। आगे चलिए, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 और महत्तम 9 है वह होगा। महत्तम 9 बोला है ना, तो महत्तम 9 बोला है तो महत्तम से संख्या हम बनाएंगे। पहले संख्या बनाइए, देखिए पहला संख्या महत्तम में एक बार ए जोड़िए और एक बार बी जोड़िए, तो 9A और 9B हो जाएगा। जनरली देखिए संख्या बनाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, बोले कि माना कि एक संख्या ए दूसरा संख्या बी, लेकिन यहाँ बोला है कि HCF 9 हो, तो महत्तम से अगर संख्या बनाना हो ना तो महत्तम में एक बार ए जोड़िए एक बार बी, क्योंकि जब तक दोनों संख्या में 9 नहीं होगा इसका महत्तम 9 नहीं होगा, इसका HCF 9 नहीं होगा। 4 और 12 का HCF क्या है 4, क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, ठीक है। अब आगे क्या है, इसके अलावा बोला है इसका योग आपका 99, तो योग निकालिए इसका। आप बोलिएगा सर 9A और 9B का योग 9A + B होगा, योग कैसे निकालेंगे 9A + 9B, तो 9 कॉमन लीजिए, 9 × A + B दिया कितना है 99, ठीक है भाई, काट लो, 9 से काटोगे कितना बार में कटेगा 11 बार में। हमें यह खोजना है कि A और B को जोड़ने पे 11 आ जाए, ऐसे संख्याओं का युग्म यानी कितना जोड़ा पॉसिबल है जोड़ने पर 11, तो आप बोलिएगा सर एक तो 1 और 10 हो जाएगा, दूसरा आपका 2 और 9 हो जाएगा, तीसरा आपका 3 और 8 हो जाएगा, ठीक है, चौथा आपका 4 और 7 हो जाएगा, पांचवा आपका जो है 5 और 6 हो जाएगा, छठा आपका जो है 6 और 5, तो यही चीज़ रिपीट होने लग गया, यानी कितना होगा 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, फिर आगे बढ़िएगा तो 6 5 हो जाएगा ना, तो 5 6 6 5 यही चीज़ रिपीट होने लग जाएगा। तो कितना जोड़ा संभव है? 1 2 3 4 5, आंसर हमारा क्या होगा? 5 होगा। इन जोड़ा में से भी हम लोग वही जोड़ा लेते हैं जिन दोनों का HCF 1। तो यहाँ देखिए इन दोनों का भी HCF 1, 2 9 दोनों का दोनों 1 से कट रहा है, 3 8 दोनों का दोनों केवल 1 से, 4 7 दोनों का दोनों केवल 1 से, 5 6 दोनों का दोनों केवल 1 से। तो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? पहले तो पेयर बना लेते हैं और उसमें से वैसे पेयर का चयन करते हैं जो दोनों का दोनों केवल 1 से कटे। तो ऐसे संख्याओं का जोड़ा जिसको जोड़ने पर 99 और जिसका HCF 9 होगा, कितना है? 5 है। तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आज का सेट आपका कंप्लीट हुआ। इसका PDF आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से हम लोग अगले क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे नया सेट। इस सीरीज के सभी वीडियोस को आप अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, एक तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कशन कराया जाएगा, ताकि इसके अराउंड, अगर इससे के अराउंड आसपास में घुमा करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप तरीके से कर सकते हैं, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? और इसके अलावा जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, जो भी संभावित है, सभी टाइप आपका कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।